इस्लामाबाद। क्या इस्लामाबाद में तिरंगा लहराया जाना था? ये बातें ऐसी ही हैं और इन तमाम बातों के इर्द गिर्द बहस चल रही है, लेकिन इन बातों के पीछे है भारत का एक्शन। जी हां, इन बातों के पीछे भारत का एक्शन प्लान है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, आतंक के गढ़ को बर्बाद किया, यह बिल्कुल सटीक हमला था। भारत को पता था कि कहां से पाकिस्तान ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहा है, कहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ऐसे में चुन चुनकर भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया। सेना ने तो यहां तक कहा कि निशाने पर पाकिस्तान का कराची भी था। इशारा मिलता तो पाकिस्तान का यह शहर तबाह हो जाता। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी है, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। संदेश साफ है कि अगर आगे पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसका नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान सुधरेगा? क्या अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को रोकेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट गौर से देखिए। आतंक के अड्डों को कैसे साफ किया, कैसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, कैसे पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, कैसे पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन पाकिस्तान पर यह प्रहार, मिसाइलों का वार तो शुरुआती था, तैयारी तो पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने की थी। प्लानिंग कराची से लेकर रावलपिंडी और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान को मुट्ठी में करने की थी। हिंदुस्तान का टारगेट लॉक हो चुका था। टारगेट पर पाकिस्तान के सभी अहम शहर और सैन्य ठिकाने थे। भारतीय सेना को हर उस लोकेशन की पूरी जानकारी थी और इसी का नतीजा था कि चुन चुनकर भारत ने पाकिस्तान में उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, जहां से भारत पर हमले की प्लानिंग हो रही थी। लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। साफ है, पाकिस्तान की जो हालत है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आतंकी ठिकानों को बर्बाद होता देख बिलबिलाए मुनीर की सेना ने भारत पर हमले की हिमाकत की थी, तो भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल गई। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को गड्ढे मलबे में बदल दिया। भारतीय सेना ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, चकवाल के मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, सिंध के सखर एयरबेस, कसूर के चूनिया एयरबेस, कराची के पास भोलारी एयरबेस, रहीम यार खान फॉरवर्ड बेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ताबड़तोड़ हमले कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। एक और भारतीय सेना की धमक पाकिस्तान की राजधानी तक सुनाई दी, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन दिवाली के पटाखों की तरह आसमान में ही फट गए। चीन और तुर्की से मिले ड्रोन भस्म हो गए। ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है। आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि
चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। आतंक के अड्डों के साथ उसके सैन्य ठिकानों को भी मलबे में बदल दिया और बता दिया, अगर और लोगे पंगा तो इस्लामाबाद तक लहराएगा तिरंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो तमाम तरह की जानकारी है वो हमारे डीजीएमओ दे रहे थे। वो बता रहे थे कि आखिर पाकिस्तान के साथ क्या क्या किया गया, लेकिन इन सब के बीच भारत की सेना की धमक कहां तक रही और पाकिस्तान के कौन कौन से हिस्से भारतीय सेनाओं की जद में आ गए, छोड़ दिया गया, माफ कर दिया। आपको बता दूं कि आखिर स्थिति क्या। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जकोकाबाद, ये तमाम वो इलाके हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान और कराची तक भारत की सेना पहुंच चुकी थी और वहां तक जाकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। इन तमाम बातों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत पाक डीजीएमओ के बीच बातचीत अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी और भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत होगी। पहले ये बातचीत 12 बजे के आसपास होनी थी, 12 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब ये बातचीत करीब 5 बजे के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये बातचीत शुरू हो जाएगी और इस बातचीत के बाद जो तमाम तरह की बातें और चर्चा हैं वो एक तरह से कि दोनों जो सीज़ फायर दोनों देशों ने किया है उस सीज़ फायर को लेकर क्या शर्तें रखी गई हैं और उनमें आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, ये इस बात पर भी चर्चा होगी। जैसे कि भारत ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर अब आतंकवाद होता है या किसी भी आतंकवादी घटना में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत जानकारी लगती है तो भारत इसे युद्ध के तौर पर देखेगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रितु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगी। विंग कमांडर रिटायर्ड सत्येंद्र दुग्गल जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे और पी.के. मिश्रा पूर्व एडीजी बीएसएफ हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं निर्मल सिंह जी के पास चलूंगा। निर्मल जी, बहुत घमासान, बहुत शोर और भारतीय सेना ने अपनी पहुंच पाकिस्तान के कई इलाकों तक दिखा दी, यहां तक कि पाकिस्तान के कई इलाके भारतीय सेना की जद में आ गए, लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए छोड़ दिया और चेतावनी भी दे दी कि अब अगर आतंकवाद में आपका जरा सा भी अंश भर भी पता चला तो यह युद्ध के तौर पर होगा। और इस बात को बेहतर तरीके से समझ लो कि पाकिस्तान के वो तमाम इलाके जो अभी हमारी जद में आए थे, हम वापस चले गए, फिर वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर झंडा गाड़ेंगे। पहले मैं तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स, नेवल जो हमारा विंग है, उन सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि भारत ने अपनी ताकत बताई है। यह भारत राष्ट्र है। 140 करोड़ भारतवासी जो चाहते थे वो हमारी सेनाओं ने करके दिखाया और ये इसलिए भी संभव हो पाया कि हमारी एक सशक्त नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जो है नेतृत्व में, और जिस प्रकार से सभी चीजों को प्लान किया गया, उसका ये कारण है कि आज लगता है जो है पूरा पाकिस्तान ऐसे गिड़गिड़ा रहा था और उसने सीज फायर की जो मांग कर रहा था। तो ये जो है भारत की ताकत है। लेकिन ये जो चीजें हैं, जिस प्रकार से 2-3 चीजों की तरफ आपका मैं ध्यान में लाना चाहूंगा। हमने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। डीजीएमओ की अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी अभी भी तैयारी है और आने वाले वक्त के लिए हम तैयार हैं। जो भी है, अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उधर से गोली चलती है तो यहां से गोला चलेगा। और ये बातचीत जो है डीजीएमओ के लेवल पर हो रही है, कोई डिप्लोमेटिक या इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। ये जी जी जिस प्रकार से कुछ लोग जो है कहते हैं कश्मीर का मुद्दा उभर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये उस लेवल पर नहीं है। और हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है
कि कोई भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी होगी वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो हमने अपना राइट रिजर्व रखा है कि पहलगाम में जिस प्रकार से 26 मासूमों की जो है जो उनकी हत्या की गई और 26 हमारी बहनें बेटियां जो है उनको उनके सुहाग उनके सिंदूर इन्होंने लुटा दिए, उसके जो है उसके जो जवाब में हमने जो किया है, अगर वो फिर हिमाकत करेंगे तो उनको जवाब दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान भी भली भांति जानता है। बाकी रही तो तिरंगा गाड़ने की बात, आप देखेंगे कि जो पार्टीशन हुई थी ये अननेचुरल थी, ये जो है फॉल्स कॉन्शियसनेस के आधार पर हुई थी। अब देखिए 70-80 साल के बीच में ही आज बलोचिस्तान कहां खड़ा है। आज खैबर पख्तून जो है अपनी आजादी मांग रहा है, बलोचिस्तान अपनी आजादी मांग रहा है, पीओजे के लोग कह रहे हैं कि हम जो है भारत में जाएंगे, सिंध जो है अपनी आजादी की बात कर रहा है, पंजाब रह गया, पंजाब के लोग भी इस आर्मी को, क्योंकि ये आर्मी के आधार पर ही जो है खड़ा जो उसको संभाला हुआ जो है ये पाकिस्तान था। आज आर्मी का जो प्रेस्टीज है सबसे लोएस्ट एप पर है। तो ये अननेचुरल जो डिवीजन है, जैसे जर्मनी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हुए थे, अपने आप लोगों ने दीवारें तोड़ी थी। आप देखेंगे ये दीवारें टूटेगी और जो भारत है, अखंड भारत है, उसकी तरफ हम जाएंगे और ये आवाज पाकिस्तान की तरफ से ही आएगी। जी जी, हम पाकिस्तान के लिए तो करेंगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हिस्सा है, लेकिन बाकी पाकिस्तान है जिसको 14 अगस्त 1947 को बना था, वहीं के लोग कहें कि हम भारत में जाएंगे। आज भी सोशल मीडिया में आप देख के इस प्रकार की आवाजें उठती है। आज जो है ब्लॉच क्या कह रहे हैं, मोदी जी को अपील कर रहे, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए वो भी लड़ाई कर रहे। तो तिरंगा गड़ेगा लेकिन उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन तिरंगा गड़ेगा उसके लिए समय लग सकता है। सत्येंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, एक बार उनके पास चलेंगे। सत्येंद्र जी, डीजीएमओ स्तर की बातचीत बस कभी भी शुरू हो जाएगी, पहले 12 बजे होनी थी, समय रखा गया था, अब ये बातचीत होगी। डीजीएमओ की इस बातचीत में कौन से वो विषय होंगे, कौन से वो बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होगी, क्या सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी? पूरा देश ये जानना और समझना चाहता है। अनम्यूट कर सत्येंद्र जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Am I audible now? जी, आपकी आवाज आ रही, बताएं। थैंक यू। जब भी सीज फायर होता है तो उसके कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, और इस केस में आपने देखा एक बड़ा यूनिक तरीके का सीज फायर हुआ, जिसमें कि हम सभी को ये ज्ञात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया और सब मीडिया वालों को पता लग गया, और बाकी उसके बाद जो भी ट्वीट हुई उसके बाद हुई। तो ये आवश्यक है हमारे लिए जानना कि भारत भी अगर सीज फायर के लिए एग्री किया है तो उसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंडीशंस रही हैं। अब उनकी क्या कंडीशंस हैं भारत की, और पाकिस्तान इससे क्या एक्सपेक्ट करता है, भारत इससे क्या एक्सपेक्ट करता है, पहले तो वो टेबल पे रखी जाएंगी, क्योंकि ये पहली ऐसी फेस टू फेस मीटिंग होगी जिसमें कि दोनों देश क्या चाहते हैं जी, वो जरूरी है। अब ये जानने की जब बात आवश्यक है कि क्योंकि जैसा कि हमें खबरें मिल रही हैं कि इस एग्रेशन में भारत का अपर हैंड रहा है, तो इस सीज फायर टॉक्स के बाद, इस सीज फायर के बाद जो अब टॉक्स हो रही हैं डीजीएमओ की, उसमें भी भारत का अपर हैंड रहेगा, ये हमारा परसेप्शन है। लेकिन ऐसा ही होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि गलती पाकिस्तान की तरफ से हुई थी और भारत ने उसको सिर्फ रिटेलिएट किया था, और भारत जो था वो एक अपसाइड था, वो एक उसका हाथ ऊपर था, और उस वक्त जो है वो सीज फायर हुआ है जी। इसमें एक बात और भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो वॉर होती है या सीज फायर होता है या उसके बाद जो टॉक्स होती हैं, वो पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक सेंटिमेंट के बेस पर नहीं होती। वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए एग्रेशन हुआ, किस ऑब्जेक्टिव के लिए रिटेलिएशन हुआ, वो उस पर होती है, और वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन का एक हिस्सा होती है, जो कि तभी मालूम चलेगा जब वो बात हमारे सामने आएगी। और ये कितना अच्छा मूव है कि इसके बाद में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को एड्रेस करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भाव है। ज्यादातर भाव तो यही है कि भारत ने ट्रूस विड्रॉ किया
या स्टॉप किया अपनी कंडीशंस पर अपना हाथ ऊपर रखकर। फिर भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि लोगों में मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो ये डीजीएमओ की टॉक्स और भारत के प्रधानमंत्री कुछ थोड़ा बहुत डाइवर्ज करेंगे, बताएंगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो इस हिसाब से वो डीजीएमओ की जो टॉक्स हैं वो इस पे आधारित होंगी। ये बड़े संकेत हैं कि उस हिसाब से चर्चा होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पब्लिक परसेप्शन और जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे परे होंगी, यानी तथ्यात्मक चीजों का अध्ययन किया जाएगा। आपकी भावनाओं को लेकर नहीं। लोग कह रहे हैं कि साहब लाहौर में झंडा गाड़ दो, इस्लामाबाद में झंडा गाड़ दो। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि साहब हमारी सेना तो दिल्ली के इंडिया गेट तक चली गई और लाल किले तक चली गई। ये तमाम तरह की बातें, लेकिन यहां पर वस्तुस्थिति है आखिर जो 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 हकीकत है उस हकीकत के इर्द गिर्द बातचीत होगी। रितु चौधरी कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रितु जी, देश के प्रधानमंत्री ठीक 8 बजे फिर इस देश को संबोधित करने जा रहे हैं, आपको उम्मीद है? अनम्यूट कर लीजिए रितु जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि ये जो देश को संबोधित करने से पहले उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी जिसमें देश की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था। और जैसे कि सर्वदलीय बैठक जो है अभी तक हो चुकी है, एक सर्वदलीय बैठक उनको करनी चाहिए थी फैसला लेने से पहले कि इस तरह से जो है फैसला हम लेने वाले हैं, तो जिस प्रकार से सभी पक्षों का उनको मत लेना चाहिए था। और दूसरी बात है कि मुझे नहीं समझ में आता कि आज वो देश को संबोधित करने में क्या कहने वाले हैं, लेकिन हमारे देश के लिए एक बड़े ये एक शर्म की बात मैं कहना चाहूंगी कि है कि एक देश जो है, जो अपने आप को महाशक्ति समझता है, वो हमारे देश को रूल करना चाहता है। उसके कहने से हम जो है युद्ध रोक देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो इतना बड़ा हम लेकर चले, हमारी आर्मी जो है बहुत अच्छा कर रही थी, उसके बावजूद जो है किसी बाहरी देश की उसने कहा। और जी, आपने कहा कि हम ये शर्म की बात है, क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही हैं? जी बिल्कुल, सेना के शौर्य पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। फिर आपने क्या कहा ये शर्म की बात है जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, लेकिन फैसले जो पीएमओ द्वारा लिए जाते हैं, जो मोदी जो द्वारा लिए जाते हैं, उसकी जो है जिक्र होना यहाँ पे जरूरी है कि यही सिचुएशन जो है इंदिरा गांधी जी के सामने भी आई थी, जो कि आयरन लेडी कही जाती है, और उन्होंने ये सबूत दिया कि वो आयरन लेडी है। उन्होंने कहा कि कोई केवल गोरी चमड़ी का है इसलिए हम उसकी हर बात नहीं मान लेंगे। हमारे बीच में, हमारे आंतरिक मामलों में, हमारे बाहरी मामलों में आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। ये केवल भारत फैसला करेगा कि वो क्या करना चाहता है। मैं निर्मल जी से सवाल का जानने की कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा जो सवाल आप उठा रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि एयर मार्शल A.K. भारती का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं, हमारे सभी एयरबेस ऑपरेशनल हैं, और इस बात को लेकर पहले ही सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो ऑन गोइंग है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ये तो बात हुई कि भाई अब ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया या अगर सीज फायर हो गया तो सब अपने अपने घर जाओ। भारत की सेनाएं तैयार हैं बॉर्डर पर कि अब अगर आतंकवाद को लेकर कोई भी बड़ी घटना हुई और आतंकवाद का पाकिस्तान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगर कुछ भी संकेत मिला तो यह युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। और डॉक्टर निर्मल भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर निर्मल, जिस तरीके से सवाल रितु चौधरी उठा रही हैं कि आपने, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 2 बार देश को संबोधित कर दिया, वहां पर संसद का सत्र बुला लिया, तो भारत में ये क्यों नहीं हुआ? सरकार ने इसमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? देखिए, शायद 2 बैठकें जो है विपक्ष के साथ ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई है। ये ध्यान में रहना चाहिए। मैं इस समय कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता को भी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स का भी समय है आपके पास।
इलेक्शन भी दूर है और ये समय थोड़ा सा इतनी जल्दी जो है उतावले मत हुई, उसके बाद जो सवाल पूछने वो पूछिए। अभी भी हमारे डिफेंस फोर्सेस को एम्पावर किया गया है। आज ही हमारे आर्मी चीफ ने और बाकी लोगों ने अपने कोर कमांडर्स को कहा है कि जब भी कोई उपयुक्त जो है, जो इस प्रकार की बात है, उपयुक्त तो उसका जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा वहां से गोली आती है तो गोला मारिए। तो इस प्रकार की बातें अभी से प्रेशर करना शुरू हो गए। पाकिस्तान जिसके फौज के खिलाफ सारे पाकिस्तानी अपोजिशन पार्टी थी, वो एक आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने शुरू में तो कहा कि हम पूरा हमारा जो सरकार को हमारा पूरा सहयोग है, अभी से थोड़ा इंतजार करिए, ये मैं जरूर कहूंगा। ये निर्मल जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतु जी, मैंने देखा कि चलते हुए युद्ध में शुरुआती दौर में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि भाई हम सरकार के साथ है, सरकार जो भी फैसला करेगी। लेकिन चंद घंटे बाद बयान आता कि साहब प्रधानमंत्री ने इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के बाद अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया। तो लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, जबकि उनको पता था कि हमला हो पाएगा। तमाम ऐसे बयान, हमारे देश के बयान, पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा, पाकिस्तान की मीडिया उसका फायदा उठा रही है, पाकिस्तान की सरकार उसे लोगों को दिखा रही है। मुझे लगता है चलते हुए इस तरह की सिचुएशन में राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अभी वैसे भी कौन सा चुनाव है, ये बात आप है कि राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक पार्टी है, वो तमाम सारी चीजें होती हैं। और इस तरह की सिचुएशन में चलते हुए युद्ध में अगर फुल फ्लैश युद्ध हो जाता तो कोई भी आदमी ये बता नहीं सकता, ईश्वर तो कोई है नहीं, नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, कमियां भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो बात कर लेंगे। अभी ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और सवाल वाजिब है कि अगर इंटेलिजेंस के थ्रू प्रधानमंत्री जी को पता था कि इस प्रकार का कुछ घटना हो सकती है, तो उस पे जो है नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर सकता है, तो बच्चा भी। दूसरी बात, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमने वही सवाल किए जो कि हमें करने चाहिए थे, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति कंसर्न है। तीसरी बात यह है कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिचुएशन क्लियर किया, ना बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और विपक्ष को जो है विश्वास में लेके फैसला क्यों नहीं लिया। तीसरी चौथी बात यह है कि कोई बाहरी व्यक्ति कैसे ये कह सकता है कि हम जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। क्या आप ट्रम्प बताएंगे कि हम कॉमन सेंस हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है? क्या ट्रम्प अब फैसला करेंगे भारत का? ये वही भारत है जिसने जो है अमेरिका को भी घुटने पर ला दिया था। ये वही भारत है जो महाशक्ति बनने के और जो है अग्रसर है। अब वो समय नहीं रहा कि आप कोई अमेरिका, कोई गोरा देश हमें रूल करेगा। आपको ये बात समझनी होगी, देश का बच्चा ही समझता है कि आज जो है मोदी जी की बारे में इस तरह की हर जगह चर्चा है कि इस तरह का कदम क्यों उठाया गया। अभी जो है क्या, जो मेरे मित्र है वो कह रहे थे कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अभी, तो आज ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए, वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए, वो बात ठीक है, दिए गए, तो फिर ये सीज फायर का जो है निर्णय किसके हिसाब से लिया गया, क्यों बाहरी देशों के कहने पे लिया गया? एक तरफ आप कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए, एक तरफ आप ये बड़ा सवाल उठा दिया। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे सत्येंद्र जी के दुग्गल साहब के पास जाना पड़ेगा। दुग्गल साहब, ये इन्होंने कह दिया कि बाहरी देशों के दबाव में ये फैसला ले लिया गया, क्यों? अब देखिए अब आप, मैं मैडम को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। इन्होंने बोला, इनके और सलीकेवार आंसर देता हूं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पार्लियामेंट बुला के 2 बार ऐसा कर लिया और भारत ने क्यों नहीं किया। मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया साहब, मैंने ये कहा, ये तमाम ये सोशल मीडिया पर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। आपने बोला अभी, मैडम जी आपने बोला अभी कि पाकिस्तान ने 2 बार पार्लियामेंट का सेशन कर लिया, भारत ने नहीं किया। देखिए आपको देखना पड़ेगा कि भारत एक सशक्त देश है और सशक्त लीडरशिप है। पाकिस्तान कमजोर देश है। पाकिस्तान क्या करता है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। मैंने बोला ही नहीं है सर, आपने सेशन बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कमजोर देश है। उसके लीडरशिप जो है वो बार-बार पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ देखती है। भारत में नहीं है। प्रधानमंत्री नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि जब हम अब एग्रेशन कर रहे थे सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आप ये बताइए मैडम, 1965 में किसने कॉन्फिडेंस में लिया था?
सडनली लाहौर बस चाय पीने वाले थे हम और विड्रॉ कर लिया और बेचारों को ताशकंद ले गए वो। नंबर 2। नंबर 3, 1965 इंदिरा में गांधी ने, मैडम इंदिरा गांधी ने 1965 में कौन सी पार्टी थी आप बताओ तो, आप बताओ ना कौन सी पार्टी थी? गांधी जी ने 1980 में तो जन्म हुआ जनता पार्टी का। 1971 में 1980 में आप पहले जानकारी से जुड़ता होके आइए, उसके बाद मुझसे बहस कीजिए। आपको तो खुद को नहीं पता है जानकारी। तो हेनरी किसिंजर और 1965 में कौन सी पार्टी थी बताइए आप? प्रेसिडेंट वो तो उनके जानी दुश्मन थे। यहाँ रिलेशनशिप दूसरे हैं, यहाँ इक्वेशन दूसरा है। 1970 में तो हेनरी किसिंजर उनके खून के प्यासे थे इंदिरा गांधी जी के, उनकी किताब में लिखा है हेनरी किसिंजर जी ने और उनके सहयोगियों ने लिखा है। यहाँ भारत के जो रिलेशनशिप है यूएस के साथ में वो तो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी डिफरेंट है साहब। आप बताइए कि हमारे नागरिकों को हथकड़ियां डाल के, पैरों में भेड़िया डाल के भेजा जा रहा है। आप कह रहे हैं अलग लेवल पे। हमारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, हमारे सलाहकार क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब ये भी बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी वो ये भी बोलते हैं कि आपको बांग्लादेश बना के उनको देश देने की क्या जरूरत थी। आज देख लो क्या हो रहा है। जो कि भारत के प्रधानमंत्री की इस वक्त जो बातें निकल के आ रही वही और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में नहीं रहेगा। तो हमारे लिए उन्होंने देखिए हर बात का जवाब, हर बात कॉन्टेक्स्ट में जानी जाएगी। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या उस हिसाब से नहीं जानी जाएगी। इसको आपको मैडम प्लीज ध्यान रखना चाहिए। कृपया आप जो है वो भारत की जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप और सबसे ऊपर जो भारत की जो राजनीतिक लीडरशिप है उस पर भरोसा रखें। अभी एयर मार्शल कह रहे हैं हम तैयार हैं, ये सीज फायर है मैडम, ये कॉलिंग ऑफ एक्शन नहीं है। सीज फायर वैसे ही होता है जैसा पुराने जमाने में हल्दी घाटी युद्ध में वो रात को सीज फायर कर दिया करते थे क्योंकि लड़ाइयां रात में नहीं होती थी। वो सफेद झंडा उठा दिया करते थे। सफेद झंडा उठाने का मतलब ये होता था कि भैया आप विड्रॉ हो जाओ, सुबह फिर आ जाते थे वो मैदान में। उसके बाद में वो सफेद रंग का धुआं उठाना शुरू कर दिया, वो सीज फायर का निशान होता था। अभी सीज फायर है मैडम, अभी कॉलिंग ऑफ एक्शन नहीं है। लेट अस वेट फॉर द डीजीएमओ मीटिंग, प्रधानमंत्री, और हो सकता है इससे भी बड़ा एक्शन होने वाला हो। मैं ऐसा सोच रहा हूं, मैं कोई अंदर की बात नहीं बताने की कोशिश कर रहा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट ये है कि आप काइंडली सब्र रखें और इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट ना दें और क्वेश्चन ना उठाएं। अगर AIMIM के चीफ जो है वो इतना जबरदस्त सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उनको असलियत दिख रही है, आप क्यों इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक भारतीय राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी, सशक्त नेता, आपको बेशक मेरे वर्ड अच्छे ना लगे, मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, एज ऑन डेट सशक्त नेता पर प्लीज क्वेश्चन ना उठाए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। निर्मल जी मेरे साथ मौजूद है। निर्मल जी, तमाम बातों के साथ साथ देश के, मैं आ रहा हूँ रितु जी आपके पास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित कर रहे हैं और जिसका जिक्र रितु जी कर रही थी कि उन्होंने पहले क्यों नहीं देश को बताया, पहले क्यों नहीं देश को संबोधित किया। इन सब के बीच बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बात होती हैं। जब इस तरह का तनाव होता है, टेंशन होती है, बहुत सारी गोपनीयता होती है, आप उसको शेयर भी नहीं कर सकते। वैसे भी एक एक बयान को लेकर जब पाकिस्तान में इतना बवाल छड़ा हुआ हमारे, तो इस तरह की गोपनीय सूचनाओं पर इस तरह का चर्चा नहीं की जाती है। हाँ, चूंकि अब सीज फायर हो चुका है, डीजीएमओ लेवल की बातचीत होने वाली है, तो देश को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुझे लगता है कि सारी बातों को आज वो देश के सामने रखेंगे। निर्मल जी। हाँ मनोज जी, मैं रितु जी को मैं ये बताना चाहूंगा, पता नहीं 1971 में इनकी जो है तब इनका बात हुआ था नहीं हुआ था, मुझे लगता है हो सकता ना हुआ हो, नहीं हुआ होगा। आपको पता है, पता नहीं उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल जी ने कहा था कि भारत का एक नेता है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। युद्ध चल रहा था, एक बात। दूसरी बात मैं जो कहूंगा कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी यूएस प्रेसिडेंट से मिलने गई थी। अपने रिकॉर्ड चेक करिए, क्योंकि देखिए युद्ध होता है 2 steps फॉरवर्ड, 1 step बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, देन 2 steps फॉरवर्ड। जैसे हमारे जो है डिफेंस एक्सपर्ट ये बोल रहे थे, देखिए ये जो चीजें हैं ये कोई पॉलिटिकल मसले नहीं है, इलेक्शन के मसले नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के मसले हैं। डिप्लोमेसी या फॉरेन जो है और देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का वहां पर इंटरवेंशन होगा, आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को मोटा मोटा उनका डायरेक्शन होगा, ये ऑब्जेक्टिव है।
हमने ये अचीव करना है, जो उन्होंने बता दिया और उनको एम्पावर कर दिया। आपको याद होगा जो फोन आया है वो डीजीएमओ पाकिस्तान की तरफ से फोन आया हमारे डीजीएमओ को। कोई वहां फॉरेन मिनिस्टर ने फोन किया, प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, इस प्रकार की बात नहीं है। हाँ, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो कितना सही है, कितना उसने उतावलापन, क्योंकि हमेशा जो है अमेरिका जो है अपना इस प्रकार का रोल प्ले करता रहा है, वो अपने क्रेडिट लेने के आगे रहता है, उसके सामने कई प्रकार के मकसद रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप पर इस समय में कोई इस प्रकार की फर्दर कंट्रोवर्सी के लिए कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है और यह कह भी दिया गया है कि यह एक्शन कभी भी हो सकता है। लेकिन जो डीजीएमओ लेवल के जो बातचीत होने जा रही है, और मुझे लगता है रितु जी के जैसा कहा गया है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक भी आतंकवादी घटना इस देश में होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और मुंह तोड़ जवाब अगर नहीं दिया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको सवाल उठाने का हक है, विपक्ष को सवाल उठाने का हक है। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं इस पर एक बार देश के लोगों को बता दूं, क्योंकि एयर मार्शल ए.के. भारती ने यह भी कहा था कि ये दूसरे तरह का वॉर था और ऐसा होना ही था। आगे लड़ाई होगी तो दूसरी तरह की होगी, यानी कि इसमें हमने मानवता का भी परिचय दिया है, अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है और पाकिस्तान को यह भी बता दिया है कि तुम कितने कमजोर हो, सक्षम नहीं हो। एक बार सुन लेते हैं। इस तरह का वॉरफेयर था एंड इट इज बाउंड टू हैपन। हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। रितु जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर लड़ाई एक अलग तरह की लड़ाई होती है और सत्येंद्र दुग्गल साहब बता भी रहे थे कि जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, वो परसेप्शन पर नहीं लड़ा जाता है, वो भावनाओं पर नहीं लड़ा जाता है, वो परिस्थितियां ही अलग होती हैं और उसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं को भी समझना चाहिए, प्रवक्ताओं को भी समझना होता। वो प्रवक्ता ऐसा नहीं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं या बीजेपी के प्रवक्ताओं, हर प्रवक्ता को भी समझना होगा और इस देश की, किसी भी देश की आवाम को भी समझना होगा कि युद्ध भावनाओं पर लड़ा नहीं जाता, युद्ध हकीकत में परिस्थितियों पर लड़ा जाता है। रितु जी, देखिए, हमारे देश की सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। मैं उन सैनिकों को जो इस युद्ध में जो है लड़ रहे थे और जख्मी हैं, जो मारे गए और जो अभी भी लड़ रहे हैं, उनको मेरी तरफ से मैं लाखों सलाम भेजती हूँ और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पूरा देश उनको लाखों सलाम भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी दोनों मेरे वरिष्ठ साथी जो बैठे हुए हैं, उन्होंने दोनों ने ही कहा कि आप जो है शांति रखिए। हमने जो है आपकी जानकारी में डाल दूं कि हमने बाकायदा सरकार को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं, आप पाकिस्तान के लिए जो भी फैसला लेते हैं हम उसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये इसके लिए हमने 2 बार सर्वदलीय बैठक जो है बुलाई, जिसमें कि मोदी जी नहीं गए। उसका ये भी सवाल है कि वो जो है पॉलिटिकल इवेंट पे चले जाते हैं, लेकिन सर्वदलीय बैठक में दोनों बार नहीं आए। लेकिन इस बात का भी कि जब अभी आपने कहा कि ट्रम्प तो क्रेडिट लेने के लिए जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन उस ट्वीट का जो असर है वो हमारे देश पे होता है। हम सीज फायर करते हैं, अगर पाकिस्तान पे उसका असर होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम अपर हैंड पे है, हमारी सेना अपर हैंड पे है, उसके बाद इस तरह के फैसले लेना, वो भी ट्रम्प के कहने पर लेना, ये सवाल खड़े करता है कि मोदी जी की नीति में कहीं ना कहीं जो है वो गलतियां हैं और उनको ये बात निर्मल जी जवाब दीजिए। अगर उन खुद फैसला नहीं ले सकते थे तो उनको विपक्ष का जो है वो लेना चाहिए था, वो मत लेना चाहिए था, उनको निर्मल जी जवाब दे दीजिए, बैठा के ये बात की डिस्कशन करनी चाहिए थी। जवाब दे देते रितु जी, निर्मल जी का जवाब दे देते फैसला लिया जाना चाहिए था। रितु जी, इसमें कोई मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस की कहीं ये बुखलाहट तो नहीं है
अपने अंदर झांक के देखिए। और खड़गे जी से लेके राहुल गांधी से लेके अभी बिल्कुल कोई सेंसिबल नजर आ रहे थे, राहुल गांधी सेंसिबल नजर आ रहे थे, लेकिन आपने फिर शुरू कर दिया। पाकिस्तान को हमेशा कड़ा जवाब दिया। थरूर से सीखिए, शशि थरूर से सीखिए। शशि शशि थरूर ने इतना बढ़िया जो है उसने कहा है, मुझे लगता है उसको कांग्रेस से बाहर ना निकाल देंगे। उस वक्त भी अरे भाई का जवाब नहीं माना और उन्होंने देश को, आपको मुझे लगता है अनुभव नहीं है, आपका स्ट्रैटेजिक मामलों का अनुभव नहीं है। आप जम्मू कश्मीर में हम रहते हैं, अपने नजदीकों को हमने घुमाया है, हमें मालूम है क्या पीड़ा होती है, किस प्रकार की पीड़ा, टेररिज्म क्या होता है। अभी इनको बोलने दीजिए, बोल लीजिए आप पहले बोल लीजिए फिर मैं कह रही हूँ कि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस तो वो है जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा अपने कदमों में रखा। 93,000 सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया पाकिस्तानी सैनिकों से और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और कभी अमेरिका के सामने झुकी नहीं, ना कांग्रेस ना इंदिरा गांधी झुकी और कभी रितु जी का ये कहने का मतलब है, निर्मल जी रितु जी का ये कहने का मतलब है कि आपने उन्हें सवाल उठाने का मौका दे दिया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आप भी 2 और कर देते तो फिर शायद रितु जी सवाल नहीं उठा पाती। मनोज जी को कहें थोड़ा चुप रहेंगे तो मेरी बात सुनिए। अब रितु जी सुन लीजिए। हाँ, 1971 का जो युद्ध हुआ था, बांग्लादेश एक फैक्टर था जो बांग्लादेश बना, पूरा देश एक था, विपक्ष भी साथ था। जो अटल जी की मैंने आपके बात बता दी, शिमला समझौता कब हुआ? बड़े बाद में हुआ था, ठीक है। और हमने जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश बनाया, तो ये लंबा प्रोसेस है, अभी तो जो है हफ्ता भी नहीं हुआ है। ये बार स्ट्रैटेजी रहती है, मूवमेंट रहता है। अभी देखिए तो इस प्रकार की मैंने सुना आपको, प्लीज आपने आकर ऐसे। रितु जी एक बार सुन लेते हैं, रितु जी एक बार डॉक्टर निर्मल क्या कर रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिए। इतने सीरियस मामले पर आप जो है चला रही हैं, प्लीज रुकिए। देखिए अभी तो शुरुआत हुई है, लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है, लड़ाई प्रॉक्सी वार के खिलाफ है, लड़ाई पाकिस्तान की जो आईएसआई और आर्मी के खिलाफ है, उनके लोगों के साथ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों के साथ। लड़ाई में बलोचिस्तान भी है, सिंध भी है, पख्तूनिस्तान भी है, पीओके भी है। अरे भाई थोड़ा इंतजार तो करो। आप वही है जो 1999 में कारगिल वार में पहले दिन से आपने कहा इंटेलिजेंस फेलियर, आपने तो सुरक्षा बलों को भी नहीं छोड़ा था तब। उसके बावजूद भी आप जो है प्रूफ मांगते हैं, एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं। अभी तो तब तो आपने किस पर सवाल नहीं उठाया? आपने उठाया हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, उनके शौर्य पर। आज वो दिखा रहे हैं आपको, हर प्रूफ दिखा रहे हैं, तो आज जो है आपको लगा पे नहीं। अभी पॉलिटिकल लीडरशिप के तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको एम्पावर किया है, अभी शुरुआत है। तो देखिए 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, लेफ्ट राइट, फिर देखिए आगे क्या होता है। इंतजार कीजिए। लेकिन दुग्गल साहब, सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद है। दुग्गल साहब, भारत ने जब मिसाइल स्ट्राइक की, उसके बाद जब मिसाइल गिरी तो अपने आप पाकिस्तान की जमीन से सबूत निकलने लगे और भारत ये चाहता भी था, उसकी एक कूटनीति थी, वो चाहता भी था कि दिखाई दे, सबूत निकले, आतंकवादी मारे गए तो पाकिस्तान के सेना के झंडे में उनको लपेटा गया, पाकिस्तान की पूरा सेना साथ खड़ी रही। उसके बाद सीज फायर हो गया साहब, और सीज फायर में दखल या सीज फायर में जो भूमिका निभाई गई डोनाल्ड ट्रंप ने निभाई, वो बता भी रहे थे खुशी के साथ। और 3 घंटे में सीज फायर टूट गया। 3 घंटे में पाकिस्तान की सीमा से लगातार फायरिंग शुरू हो गई, गोलाबारी शुरू हो गई। तो पाकिस्तान पर हम कब कितना भरोसा करें? 48 में देखा, उसके बाद फिर 65 में देखा, 71 में देखा, 99 में देखा। पाकिस्तान हमेशा ये करता रहा है और वो आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, कसाब जैसे लोगों को पहचानने से इनकार कर देता है तमाम सबूत के बावजूद। और एक बार फिर से हम सीज फायर की बात मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्या गारंटी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है कि अब भारत में सारी आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, घुसपैठ बंद हो जाएगी, आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल नहीं होगा? दिग्गोल साहब, मैं आपकी बात से लेके फिर मैडम की बात पे जाता हूं जी।
भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अब हमारा पब्लिक परसेप्शन होता है मिट्टी में मिला देंगे मतलब पूरा पाकिस्तान जमींदोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। लड़ाई टेररिस्ट के खिलाफ थी और उनके खिलाफ चलती रहेगी, और पाकिस्तान ने यह प्रूव कर दिया इस बार, जैसा आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक तो हुए टेररिस्ट पर उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि अगर टेररिस्ट को गोली मारोगे तो वो मेरी छाती से होके जाएगी, सेना कह रही है मेरी छाती से होके जाएगी। और ये प्रूव हो गया कि जब बहावलपुर और मुरीदके में अटैक हुए, जब उनके जमींदोज कर दिया, उनके जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो हेडक्वार्टर था यूएस और यूके के लिए और अफगानिस्तान के लिए, उनका प्रधानमंत्री, उनका विदेश मंत्री खुद कह रहा है कि यहीं से जाया करते थे, इसी जगह से। जब उनको जमींदोज कर दिया तो उनको फ्लैग में लपेटा गया। क्या कभी टेररिस्ट को पाकिस्तान हिंदुस्तानी फ्लैग में लपेट के आप इमेजिन भी कर सकते हैं? जनरल पीछे खड़े हैं, सल्यूट कर रहे हैं उनको और माला पहना रहे हैं। और अटैक होने के 2 दिन बाद एक मौलवी साहब को, एक कर्नल साहब अपने ऑफिस में चैम्बर में लाके उनको माला पहना रहे हैं, उनको फूल बरसा रहे हैं, उनकी दाढ़ी में पूरे फूल लगे हुए हैं। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? नंबर 1 तो ये बात हो गई। नंबर 2 ये हो गया पाकिस्तान हम कहते हैं सुधरने वाला। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यह है वहां कोई सिंगल चेन ऑफ कमांड नहीं है। हर व्यक्ति वहां चौधरी बनना चाहता है। वहां आर्मी के अलग चौधराहट है और आर्मी के चौधराहट में पंजाब के पंजाबियों की पहले चौधराहट है, फिर वहां पॉलिटिक्स वाली चौधराहट है, फिर वहां मुल्ला मौलवी वालों चौधराहट है, फिर वहां चीन की चौधराहट है। They are all working at conflict interest. वही तो दिग्गज साहब मेरा कहना है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ख्वाजा आसिफ साहब कहने लगे जो बातचीत होने वाली है साहब, उसमें कश्मीर का भी जिक्र होगा, आतंकवाद का भी जिक्र होगा और पानी का भी जिक्र होगा। कश्मीर पे तो हम बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो अभी कुछ देर पहले, तत्काल कुछ देर पुरानी बात है, उन्होंने ये स्टेटमेंट ठोक दिया। अब क्या करोगे आप? वो कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं सिचुएशन को। वो टेररिस्ट के अगेंस्ट सिंगल हैंडेड, सिंगल स्ट्राइक, सिंगल एजेंडा रखना ही नहीं चाहते जी, क्योंकि उनको उनसे नुकसान है। वो तो मुल्ला, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ नाम के लिए अलग है या यूनिफॉर्म के लिए अलग है, उनका मकसद तो एक ही है। तो हम भरोसा गलत कर रहे हैं दुग्गा साहब। फिर हम अगर भरोसा पाकिस्तान पे कर रहे हैं तो ये बेईमानी है। बिल्कुल बेईमानी है जी, बिल्कुल बेईमानी है ये। डॉक्टर निर्मल साहब, पाकिस्तान पे भरोसा करना ही बेईमानी है और यही बात रितु जी कह रही हैं और विपक्ष भी कह रहा है। वो फिर से आतंकवादी घटनाएं करेगा, फिर से भारत में हमले करेगा। पाकिस्तान एक है ही नहीं, उनकी सोच ही एक नहीं है। आप किस पे भरोसा करोगे? एक छोटी बात, निर्मल जी की आवाज ठीक नहीं आ रही, जरा निर्मल जी की आवाज ठीक कीजिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि मैं बीएसएफ की सराहना करता हूं। बीएसएफ ने बहादुरी से हमारा साथ दिया है, पाक की नापाक हरकतों का विनाश भी किया है। और आपको याद होगा कि जब सीज फायर की घोषणा हुई उसके 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने लगातार बॉर्डर पर जिस तरीके से हरकत की, उसका जवाब बीएसएफ ने डट कर दिया। सुनिए। नाकाम हुई देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे। कांग्रेस की प्रवक्ता रितु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रितु जी, आप कुछ कहना चाहती थी?
देखिए, मैं ये अभी मैं दोनों हमारे वरिष्ठ प्रवक्ताओं की बात सुन रही थी कि काफी हद तक जो है उन्होंने जो बातें कही सही भी हैं, लेकिन इसमें मैं ये इनको बताना चाहूंगी कि जब कसाब वाला जो मामला हुआ था उसपे हमने जो है पाकिस्तान को झुका दिया था अपने कदमों पे। हमने उसे ये कहने पर, ये बताने पर मजबूर कर दिया था कि कसाब जो है पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से उसका संबंध है, और ये जो आतंकी घटना है इसका पूरा संबंध जो है पाकिस्तान से है। लेकिन यहीं पर जब पठानकोट हमला हुआ तो मोदी जी ने बाकायदा पाकिस्तानी आईएसआई को यहाँ पर मंत्रित किया और उनको जो है इंस्पेक्शन करने की इजाजत दी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और इसकी हमने भरपूर आलोचना भी की थी। तो ये मोदी जी की जो नीतियां हैं उस पर शुरू से हम जो है सवाल उठाते आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी के हम उनके फैसलों के साथ हैं, लेकिन वो फैसला क्या लेते हैं उसमें विपक्ष की भी जो है साझेदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से अचानक से फैसला ले लेना, जबकि हम अपर हैंड पे हैं, हमारी सेना इतना अच्छा कर रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए कि जो इस तरह के आतंकी हमले लगातार करना उसकी हिम्मत ही जो हो जाती है। तो उस पर जो है ये सवाल तो बनता है कि मोदी जी इस तरह के फैसले जो है ट्रंप के दबाव में आकर किस प्रकार से ले सकते हैं। दूसरी बात कि जितने भी हमारे हमले होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि चाहे कंधार मामला हो, चाहे पठानकोट का हमला हो, चाहे अभी पहलगाम का हो, चाहे तमाम जितने भी हैं कि जब बीजेपी की सरकार होती है तब इस प्रकार के जो है ये घटनाएं होती है। इस पर भी सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं इनकी नीतियों में कहीं कमी है, ये जो है सुरक्षा में चूकते हैं जिस पर कि हमारे देश पर इस प्रकार से हमला होता है। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में हमला हुआ था, तब भी भाजपा की सरकार थी। जब लगातार उसके बाद इनका जो है नरम रवैया पाकिस्तान के प्रति जो है वो हमारी समझ से बाहर है और हम नहीं चाहते कि जो किसी प्रकार का नरम रवैया जो है पाकिस्तान के प्रति बरता जाए। ये बड़ा सवाल है और ये आवाज सत्येंद्र दुग्गल साहब देश में उठ भी रही है कि पाकिस्तान के प्रति नरम रवैया रखना ठीक नहीं है, वो सुधर नहीं सकता है। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीज फायर हुआ था। बहुत सारी तारीखें गवाह हैं कि कई बार सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने हर बार उल्लंघन किया, उसके बाद फिर उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा और एक बार फिर ऐसी स्थिति आने जा रही है। और इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात की गारंटी ले सकता है कि पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवादी घटनाओं को नहीं प्रायोजित किया जाएगा। पाकिस्तान भारत में फिर आतंकवादी घटनाओं को प्रायोजित नहीं करेगा। दुग्गल साहब, मैं आपको इस बात में ये बताना चाहता हूं, हमारी प्रवक्ता जो है कांग्रेस की उनको भी बताना चाहता हूं कि ये दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, दो पॉलिटिकल फिलॉसफीज की बात है। मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं ये क्यों बोल रहा हूं जी। मैडम बोल रही हैं और सही कह रही हैं that Indira Gandhi was an iron lady and she has been recognized as an iron lady. I agree with you there. And not only I agree, I also support you that even अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इंदिरा गांधी जी को उस वक्त सपोर्ट किया था जी, उनके साथ खड़े रहे थे, उन पे डाउट नहीं किया था। इवन नेहरू जी ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनकी तारीफ की कि जब भी मुझे जरूरत होती थी ये मेरे साथ खड़े होते थे। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई साठगांठ हो गई। उनका मतलब ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त डिसीजन लिया करती थी उसको भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या जो भी है उस वक्त होगा, वो उनकी एक्शन को उस वक्त सपोर्ट करते थे जी। ये ऐसा ही है जैसा मियां बीवी में, अगर बीवी ने कुछ कर दिया तो मियां साथ खड़ा है और अगर मियां ने कुछ कर दिया तो बीवी साथ खड़ी है। लेकिन अब आप पॉलिटिकल डिफरेंस देखिए, फिलॉसफी देखिए। अब हर बात जो बीजेपी करती है या बीजेपी के समय में होता है, कांग्रेस एक सीड ऑफ डाउट, एक डाउट का बीज बो देती है। ये क्या पहले कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पॉलिटिकल फिलॉसफी। असल में दुग्गल साहब क्या है ना, दुग्गल साहब क्या है कि 2014 के चुनाव में
ऐसी बहुत से बयान निकल कर आए, ऐसी बहुत सी बातें निकाली गई जिसमें सरकारों पर सवाल उठाया गया, सरकार के नरम रवैये पर सवाल उठाया गया। ये भी कहा कि भाई आतंकवादी देश के अंदर कैसे घुस आते हैं जबकि हमारी फोर्स वहां पर मौजूद है, कई सारी बातें। तो ये बातें खलती हैं कांग्रेस को, ये बातें खलती हैं कि जब इन तमाम बातों को उठाकर आप सत्ता में आ गए और अब वही बातें हम उठा रहे हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर निर्मल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब स्वाभाविक तौर राजनीति में ऐसा होता है, एक व्यक्ति जब सत्ता में आ जाता है और दूसरा व्यक्ति विपक्ष में होता है तो वही सवाल उठाता है क्योंकि उसे वापस सत्ता में आने की चाह होती है और वो कोशिश करता है कि आप जिस फ्रंट पर कमजोर पड़ रहे हैं उस पर सवाल भी उठाया जाए। लेकिन निर्मल साहब बात वही है, 1949 में पहला सीज फायर हुआ था, कई सीज फायर और एक बार फिर से सीज फायर। बातें हो रही हैं, डीजीएमओ की बैठक में चर्चा होगी कि आप किन बातों पर सहमत हैं, हम किस बातों पर सहमत नहीं हैं। आतंकवाद, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया आतंकवाद पर बात होगी, कश्मीर पर बात होगी, पानी पर बात होगी, सिंधु जल समझौते पर बात होगी जो भारत ने स्थगित कर दिया है, भारत ने कह दिया वो स्थगित रहेगा। लेकिन क्या दोबारा से नापाक हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा? आप ये भरोसे के साथ कह सकते हैं? एक बात इससे पहले कहना चाहूंगा जी, विंग कमांडर साहब, दुगल साहब बात कर रहे थे, पहले होती थी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, आज जो है कंस्ट्रक्टिव की जगह अपोजिशन। अपोजिशन में कोई और दूसरा होता है समय काल, जो है जो समय, प्लेस कौन सी है, कौन सा समय है, कौन सा मौका है, वो भी भूल जाते हैं क्योंकि डेस्परेशन इतनी ज्यादा है। और दूसरी बात, अगली बात मैं कहूंगा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इन पिछले 11 सालों में पाकिस्तान से डील करने के लिए जो है उन्होंने किया है, मैं क्या किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। इंदिरा जी का अपना रोल था, अटल जी का अपना रोल था और प्रधानमंत्री ने अपना एक जो है उन्होंने अपना स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर शक करना, नेशनल इश्यूज के ऊपर, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर जो है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को नुकसान करता है। यह मैं कांग्रेस के मित्रों से मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात रही पाकिस्तान पर विश्वास करने वाली, कोई विश्वास नहीं करता और ना ही करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान फॉल्स कॉन्शियसनेस पर बना है, झूठ फरेब पर बना है और ये इनकी फिलॉसफी, ये वो लोग हैं मोहम्मद गौरी के जो इनको जो उनका जो प्रेरणा स्रोत है, उनकी जो औलादे हैं जो 17 बार हमला करके पृथ्वीराज उनको छोड़ देते हैं और उसके बाद अगली बार फिर छोड़ दिया। हाँ, उसमें जब उनको पकड़ा, जब क्या हाल करते हैं, भारत ये जानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और 140 करोड़ भारतीय इसको जानते हैं। विश्वास नहीं करना है, कोई करता नहीं है, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं, वार लाइक सिचुएशन में है आपने कई प्रकार की डिप्लोमेटिक मूव्स होते हैं, काउंटर मूव्स होते हैं, कई प्रकार की बातें करनी होती है। इनको हम जो है एक्सपर्ट्स पर छोड़ दिए दें और जो लोग इस पर डील कर रहे हैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना। लेकिन इन सब के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने वाली है। किस तरह की बातचीत होगी, किस तरह के संकेत होंगे? 8 बजे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे लोगों को, लेकिन भारत की सेना ने क्या उपस्थिति दर्ज की है, भारत की सेना ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, बावजूद इसके जो बयान निकल कर आ रहे हैं उसमें बयानों में कहा जा रहा है कि साहब, पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि साहब थल सेना, नौसेना, वायुसेना, भारत हर मोर्चे पर हार गया है, डिप्लोमेसी भी हार गया है। अब ऐसे पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जा सकती है? इंतजार करेंगे कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो कुछ और भी खबरें होंगी। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।